तो मोदी जी ने कहा कि कहीं और क्यों किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के निवास पे किया जाएगा, आप सब हमारे घर पे मेहमान बनकर आएँ, हम क्रिसमस एक साथ मनाएँगे। और वो पूरे माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने अपने घर पे ही इनवाइट कर दिया और साथ-साथ जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों को जितनों को बुलाया जा सकता था, उनको बुलाया गया और उनके साथ गौरतलब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान में भी डिस्कस की जा रही हैं। नादिया जी एक अगर इजाज़त हो तो आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपका झुकाव या थोड़ा देखने में आता है कि मैं ऑडियंस को भी कहता चलूँ कि ये वही नादिया इलाही खान है, जो शायद नमाज़ भी पढ़ती हैं, जो मंदिर में भी जाती हैं, पूजा भी करती हैं। मतलब आप नादिया जी ये इसका क्या लॉजिक क्या है? थोड़ा समझाइए या क्योंकि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देशवासियों के लिए काम करता हूँ, ये देश मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। आप लोगों के लिए काम करने के लिए ही इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ। तो इस देश के साथ-साथ, इस देश के वासियों के लिए हर पल मुझे चिंता होती है, इसलिए मैं खुद को थकने नहीं देता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत को मिसाइल दिया, अशफाक उल्लाह खान, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिनकी शहादत हुई भारत की आजादी के लिए, वीर सावरकर जो हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करते करते वो उनकी शहादत हो गई, आरिफ मोहम्मद खान एक पहले व्यक्ति, इनको आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, मेरी एक छोटी सी मुलाकात उनसे हुई थी। आरिफ मोहम्मद खान पहले व्यक्ति मुसलमान थे जिन्होंने शाहबानो जो 3 तलाक के लिए 1984 से, पर आपके यहाँ क्यों हुआ लाहौर में राइट? क्या इस बात से पूरा पाकिस्तान मुझे गालियां देगा? क्या क्या पाकिस्तान के मुसलमान मुझे कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। आपके यहाँ राइट हुआ मुसलमान मुसलमान में, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा गया कब्रिस्तान में, ये हुआ आपके यहाँ। आप जो कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा, अभी आपने छोटा नमूना दिखाया, आपने अफगानियों को धक्के मार करके कुत्तों की तरह बाहर भगाया कि मोदी जी की सरकार में मुसलमानों को बड़ा टारगेट किया जाता है, टारगेट किया जाता है। अब मैं कहती हूँ हाँ भाई टारगेट तो किया जाता है, मैं भी भारत की बेटी हूँ और मोदी जी की सरकार में बड़ा टारगेट किया जाता है। कैसे टारगेट किया जाता है? मोदी जी की सरकार ने हमेशा राष्ट्रवाद मुसलमानों को सर्वप्रिय, सर्वप्रथम और इज्जत दी है। कि यहाँ पे 3-4 मार्शाल्लाह, वहाँ पे 1 मार्शाल्लाह नहीं, यहाँ पे तकरीबन 19, 20, 22 प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे जितना भी टेन्योर जिसका होता है उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे कोई एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं, अपना टाइम नहीं पूरा कर पाया, वहाँ पे हमें ऐसी एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल सुहेब चौधरी व्लॉग्स पर। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मेरे उम्मीद से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने मेन चैनल पे मुझे सपोर्ट किया, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आप मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। लेकिन उसकी रीजन ये है कि इस चैनल पे जो गेस्ट आते हैं, आई थिंक वो भी बहुत स्पेशल होते हैं। आज भी हमारे साथ नाजिया इलाही खान साहिबा मौजूद हैं। नो डाउट आप नाम इनका जानते होंगे, आपने पहले इन्हें सुना होगा, बहुत से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते देखा होगा। लेकिन आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो इनसे सवालात करने जा रहे हैं और जो आज इनकी ये ओपिनियन होगी, शायद ये बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी। क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है उसमें क्या डिफरेंस नजर आता है। क्योंकि 1947 से पहले अगर बात करें मिलिट्री एक ही थी, फिर 1947 के बाद क्या फर्क आया वहां की मिलिट्री और यहाँ की मिलिट्री में। सेकेंडली, जो यूपी के सीएम है, कहा यह जा रहा है कि शायद आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया योगी जी होंगे, उस हवाले से बात करेंगे। और फिर बड़ी चीज, जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिसमस डे पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के वहां उनकी मुलाकात हुई है। वहां पे उन्होंने एक ऐसे सवाल किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। उन्होंने पूछा है आप इस एज में इतने एनर्जेटिक कैसे हैं। उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, और जो आपस में एक एक मतलब एक रिलेशन नजर आया स्टूडेंट्स का और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, क्या वही चीज हमें पाकिस्तान में नजर आती है? इन सब चीजों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू शोएब मुझे इनवाइट करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया नादिया जी। सबसे पहले टॉपिक पे और गुफ्तगू पे बाद बाद में आएंगे। सबसे पहले ये बताता चलूं कि ये हमारा एक न्यू चैनल था, शायद आपने देखा हो या नहीं, लेकिन इस पे जब आपकी वीडियो अपलोड की और भी मतलब लोगों की वीडियो अपलोड की, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है आपकी बातों को। और बहुत बैलेंस रह के आपने बात की लास्ट प्रोग्राम में, मैं खुद मुझे बहुत वो पसंद आया।
और कोशिश करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भी कुछ वैसी ही बातें हो, बातें नहीं हो, लेकिन यह है कि जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम की वैसा ही हो। नादिया जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने स्पेशल मतलब क्रिसमस डे पे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को बुलाया, उसकी क्या रीजन है? मतलब पूरे इंडिया में से जम्मू एंड कश्मीर को सिलेक्ट किया गया स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी मोदी जी को एक लेटर दिया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कि कहीं और क्यों किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के निवास पे किया जाएगा, आप सब हमारे घर पे मेहमान बनकर आए, हम क्रिसमस एक साथ मनाएंगे। और वो पूरे माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने अपने घर पे ही इनवाइट कर दिया और साथ साथ जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों को, जितनों को बुलाया जा सकता था उनको बुलाया गया और उनके साथ गौरतलब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। बच्चों ने निकलते वक्त और वहां पर मोदी जी से के बात करने के बाद मीडिया को फेस करते हुए ये भी कहा कि अब तो हमें कश्मीर के लाल चौक में ही दिल्ली नजर आ जाती है। एक वक्त था कि जब हम घर में छुपे होते थे, हमारी हमारी माँ जो है, हमारे पिता जो है, वो हमें बाहर निकलने के लिए का मौका नहीं देते थे, वो डरे होते थे। लेकिन आज एक वक्त है कि आज हमारा लाल चौक जो है वो दिल्ली का इंडिया गेट नजर आता है। आज हमें लाल चौक में ऐसा महसूस होता है कि हम दिल्ली दिल्ली हमसे बहुत दूर नहीं है, दिल्ली बिल्कुल पास है। और आज जब वो कश्मीरी बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से बच्चे, जब हमारे क्रिसमस जैसे मौके पर जब हमारे प्रधानमंत्री से मिले तो उनसे पूछ डाला कि आप इतने एनर्जेटिक कैसे होते हैं, तो उन्होंने एक मंत्र दिया अपनी एनर्जी का कि मैं थकता नहीं हूं, क्योंकि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं देशवासियों के लिए काम करता हूं, ये देश मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का सदस्य हूं, आप लोगों के लिए काम करने के लिए ही इस कुर्सी पर मैं बैठा हूं। तो इस देश के साथ साथ इस देश के वासियों के लिए हर पल मुझे चिंता होती है, इसलिए मैं खुद को थकने नहीं देता हूं। और 9 साल में मैंने 9 सेकंड की भी छुट्टी नहीं ली है, क्योंकि मेरा देश मेरे ऊपर आंख आंख और आसरा लगाए बैठा है कि 370 एब्रोगेशन के बाद आज जब आप आए हैं तो आप कह रहे हैं कि लाल चौक मुझे दिल्ली दिखता है, और मुझे लाल चौक से दिल्ली बहुत दूर नहीं दिखती है। और एक वक्त था 1993 में, जब मोदी जी एक एक कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, तब उन्होंने धरना पर बैठ गए थे और उन्होंने कहा था कि 370 में हटा कर रहूंगा। और 2023 में, 1993 से 2023 में उन्होंने हटाया और बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया। ठीक है। और ये चीजें अब मैं ये ओपनली कहना चाहता हूँ कि ये चीजें पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत क्लियरली समझ आने लगी हैं, जो समझना चाहते हैं, जो एजुकेटेड हैं। अभी कल भी मेरा कुछ पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों के साथ इंटरव्यू हुआ, उधर भी उन्होंने यही बताया कि भाई हमने कश्मीर का विजिट किया है और वहां के लोग ये सोच रहे हैं कि भाई देखें, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे लोगों की बेनिफिट के लिए काम हो रहा है, तो डेफिनेटली दिल करता है कि हम भी वैसे ही एक एनवायरनमेंट मिले, ऐसी ही गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे भी हो। ये चीजें अब पाकिस्तान में भी डिस्कस की जा रही हैं। नादिया जी, एक अगर इजाजत हो तो आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपका झुकाव या थोड़ा देखने में आता है कि मैं ऑडियंस को भी कहता चलूं कि ये वही नादिया इलाही खान है जो शायद नमाज भी पढ़ती हैं, जो मंदिर में भी जाती हैं, पूजा भी करती हैं। मतलब आप नादिया जी, ये इसका क्या लॉजिक क्या है, थोड़ा समझाइए। ये आपका झुकाव हिंदुत्व की तरफ है, झुकाव इस्लाम की तरफ है? काइंडली अगर आप बेहतर समझे तो ये बताइएगा। बहुत लोगों का ये सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सच बात है और मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगी। और मैं झूठ से बहुत परे रहती हूँ, बहुत दूर रहती हूँ। जो झूठ बोलता है मुझे उससे भी बहुत नफरत है, और मैं खुद भी बहुत अपने आप को इस चीज से मैं परहेज रखती हूँ। देखिए, हमारे मजहब में तौरात, जबूर, बाइबल, इंजील, कुरान, 4 इल्हामी किताबें आई। ठीक है, तो मैं 3 इल्हामी किताबों को क्यों जलाऊं, क्यों फाड़ूं, या क्यों उसको बुरा बोलूं, क्या क्यों उसको भला बोलूं? क्योंकि मुझे कुरान को अच्छा बोलना है, इसलिए। आसमान से तो तौरात भी आया, आसमान से जबूर भी आया, आसमान से इंजील भी आया, आसमान से बाइबल भी आया, और आसमान से ही कुरान भी आया। तो मैं बाकी चारों को बेइज्जत तो नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। जिस कुरान के कई पारे में और कई पन्ने में जिहाद के नाम पर गला रेतने की बात कही गई है, उसी कुरान के 105 बार, उसी कुरान के अंदर 105 बार नॉलेज ग्रैब करने की भी बात कही गई है। उसी कुरान के सूरह अल इमरान में और पूरे कुरान में 800 बार इल्म की भी बात कही गई है। तो क्यों ना मैं उसको मानूं, क्यों ना मैं उस पर चलूं। अब आती है बात कि
मैं खुश नसीब हूं क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ा है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैं 82.7% सनातनियों के सराउंडिंग में रहती हूँ, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी में रहती हूँ, और उनसे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है जो मुझे शायद अपने मजहब से नहीं मिला था सीखने को। जहां पर एक तरफ सूर्य नंबर 5 आयत नंबर 9 में यह कहा गया है कि काफिरों को मारो, उनको लूटो, और अगर वो तब भी इस्लाम कबूल ना करे तो उनका गला रेते दो। लेकिन वहीं पर भगवत गीता में मानवता सिखाई गई है, इंसानियत सिखाई गई है, जिंदगी देने को ही बहुत खूबसूरत बात सिखाई गई है। गला रेत करके किसी को तलवार दिखा करके सलवार पहनाने को बहुत ही अभद्र बात बताई गई है, बहुत ही खराब बात बताई गई है। किसी का गला रेतना, संविधान की किताब हाथ में रखती हूं मैं, गला रेतना क्राइम है, उसको मर्डर कहा जाता है, उसके लिए पूरी जिंदगी जेल के अंदर रहना पड़ता है। और इस्लाम उसी को कहता है कि अगर कोई इस्लाम ना माने, कोई इस्लाम कबूल ना करे, तो गला रेतना भी वाजिब है। और वहीं पर भगवत गीता में मानवता की बात बताई जाती है। तो दोनों दोनों की अच्छी बातों को लेकर के नाजिया इलाही खान एकदम एक खूबसूरत इंसान बनने की कोशिश में लगी हुई है। और वाकई में ये बात बिल्कुल सच है कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, मेरे चेहरे पर कभी भी कोई हराम लाली पाउडर नहीं दिखता होगा। जितने दिन मैं आपके साथ बैठी हूँ, या मैं जितने भी स्ट्रीम मीडिया पर बैठती हूँ या सोशल मीडिया पर बैठती हूँ, कभी किसी ने मेरे मेरे चेहरे पर लाली पाउडर नहीं देखा होगा, या मेरे बड़े बड़े नेल्स और नेल पेंट नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं 5 वक्त नमाजी हूँ। और मैं उतना ही गौरव फील करती हूं जब मैं राम जी की पूजा करती हूँ। मैं उतना ही अपने आप को खुशनसीब फील करती हूँ जब मैं जानमाज पे बैठती हूँ। मैं उतना ही अपने आप को खुशनसीब फील करती हूँ जब मैं हर हर महादेव बोलती हूँ, जब मैं महादेव जी की पूजा करती हूँ। और 22 जनवरी हमारे हमारे राम जी की स्थापना रखी जा रही है, हमारा राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। आप देखिएगा कितनी खुश मैं दिखाई दूंगी, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ अयोध्या, इनविटेशन पे जा रही हूँ। और बहुत खुश नसीब हूं मैं कि मुझे इतने पावन, इतने पवित्र और इतनी आस्था वाली जगह पे मुझे भी निमंत्रण मिला है, और मैं वहां पर भी विजिट कर पाऊंगी। तो मैं अपने आप को एक खुशनसीब भारतीय नारी, भारत की बेटी मानती हूँ। मेरे लिए मेरा धर्म मेरे घर के अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर मेरा संविधान और भगवत गीता है। ऐसा ही है। और मैं ये समझता हूँ कि नाजिया जी की इन बातों के बाद बहुत से वो लोग जो मेरे से पूछते हैं, मैसेजेस करते हैं या इंस्टाग्राम पे या इवन कमेंट बॉक्स में, ये कहते हैं कि भाई इस औरत से ये पूछो कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, ये कुछ है या क्या है, तो उन्हें ये जवाब मिला होगा। मजहब के हवाले से मैं ज्यादा जी जी जी। ऐसा है शोएब कि जब हम सूर्य नास पढ़ते हैं ना, कुलाउज़ बिरबिल नास मलेकिन नास इलाही नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास लजी वसफीसो फीसो दूरिन नास, तो जन्नत भागता है। बचपन से नानी अम्मी सिखाती थी कि अगर डर लगे तो सूर्य नास पढ़ लिया करो। तो वैसे ही नाजिया इलाही खान का नाम सुन करके ना, या दाढ़ी टोपी वाले बहुत भागते हैं, उनको बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैं बातें अपनी रखती हूं तो हवाबाजी में नहीं रखती हूं। मैं कुरान के वर्सेस सूरा नंबर आयत नंबर के साथ रखती हूँ। और जब मैं संविधान की बात रखती हूँ तो आर्टिकल के साथ रखती हूँ। और जब मैं किसी पॉलिटिक्स की बात करती हूँ तो मैं उन सारे सारे ईयर्स के रेफरेंस भी देती हूँ जो बिल्कुल इतिहास के पन्नों में है। इसीलिए बेचारे दाढ़ी टोपी वालों को बड़ी परेशानी होती है मुझसे, इसलिए भागते हैं। और जवाब डेफिनेटली जो जो लोग ये सवाल करते हैं उन्हें जवाब मिल गया होगा। वैसे तो मेरा शुरू से ये असूल रहा है कि मैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन नहीं करता, और मैं खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इतना नॉलेज नहीं रखता, और ना मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई मेरे मुंह से ऐसी बात निकले जिससे किसी के मजहबी सेंटिमेंट हर्ट हो। अच्छा नादिया जी, अब थोड़ा सा ये अभी ये जो चीजें चल रही हैं, एक बड़ा मेजर पॉइंट मेरे माइंड में आया जो मैं पाकिस्तान की पब्लिक से पूछता हूँ, कोई उस तरीके से जवाब दे नहीं पाता। आपसे पूछना चाहूंगा कि 1947 से पहले तक जो मिलिट्री थी हिंदुस्तान की, जिसमें पाकिस्तान भी था और भारत, इंडिया, मतलब ये सभी, बांग्लादेश, मिलिट्री तो एक थी, ट्रेनिंग भी डेफिनेटली एक ही तरीके से हुई होगी। अंग्रेजों ने की, उसके बाद खुद जो भी मामला थे। तो फिर 1947 के बाद आपके वहां पे जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है, हमारे यहाँ पे जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है, इतना फर्क आ गया। हमारे देखिए ये बातें कड़वी हैं जो पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, शायद हमारी मेरी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं, लेकिन कड़वी हैं।
कि यहाँ पे 3-4 मार्शल लॉ, वहां पे एक मार्शल लॉ नहीं, यहाँ पे तकरीबन 19-20-22 प्राइम मिनिस्टर, वहां पे जितना भी टेन्योर जिसका होता है उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे कोई एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं, अपना टाइम नहीं पूरा कर पाया, वहां पे हमें ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती। नादिया जी, ये डिफरेंस कैसे आया? एजुकेशन की वजह से, विजन की वजह से, क्योंकि लोग एक जैसे थे, मतलब ट्रेनिंग एक जैसी थी। थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगी, और मैं तुम्हारी तरह ही बोल दे रही हूँ कि बातें मेरी कड़वी निकलेंगी, पर जिसने अच्छे से समझा उसको समझ में आएगा, जिसने बुरे तरीके से लिया वो बुरे से लेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडियन आर्मी एक निहायत ही डिसिप्लिन और हाईली प्रोफेशनल फोर्स है। इंडियन आर्मी ने 1947 से लेकर के 2023 तक कभी भी पावर कैप्चर करने की कोशिश की ही नहीं है। और इस बात के आई विटनेस जो है 1957 के जनरल थिमाया है, जो जो विटनेस है, जिनके पास सारे प्रावधान थे कि वो नेहरू के जमाने में वो पावर कैप्चर कर सकते थे, पर उनको पूरा यकीन था कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो इतनी इतनी हल्की नहीं है और इतनी सस्ती नहीं है कि आर्मी को कैप्चर करना पड़ेगा पावर और आर्मी को संभालना पड़ेगा। अब बात आती है कि 1967 में एक बहुत बड़े ऑथर नेविल मैक्सवेल ने ये बात अपनी किताब में लिख दी थी और आर्टिकल्स में छाप दिया था कि 1967 लास्ट भारत का इलेक्शन है, इसके बाद इलेक्शन नहीं हो पाएगा, पॉलिटिकल इलेक्शन। अब इंडियन आर्मी कैप्चर कर लेगी सारे फोर्स को। लेकिन बाद में मैक्सवेल ने माफी मांगी कि इंडियन पॉलिटिशियंस आर द बेस्ट, वो अपने राज्य को, वो अपने देश को अपने तरीके से संभाल सकते हैं। अभी मैं अपने भारत की बात कर देती हूँ। ये बात सच है कि भारत में लड़ाइयां हुई हैं, बहुत सारे राइट्स हुए हैं। एक वक्त था कि नेहरू से लेकर के मोहनवरत की सरकार तक, जब बिल्कुल कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी में राइट्स हुआ करते थे। कभी अफजल गुरु आया करता था, कभी अजमल कसब आया करता था, कभी हाफिज सईद स्ट्रैटेजी किया करता था, और कभी याकूब मेमन बॉम्ब ब्लास्ट किया करता था, कभी दाऊद इब्राहिम के लोग बॉम्ब ब्लास्ट किया करते थे। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1947 से लेकर के 2013 तक हमारे यहाँ भी बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए हैं। लेकिन हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके रोल मॉडल कौन थे, जिसकी वजह से ये राइट्स जो है वो भी थम गया? क्योंकि 80 से 82.7% सनातनियों के रोल मॉडल दारा शिलोक थे। ये कौन है? मुगल के प्रिंस थे, जिन्होंने हमेशा हिंदू और मुसलमान में एकता कायम करने की कोशिश की। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत को मिसाइल दिया। अशफाक उल्लाह खान, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिनकी शहादत हुई भारत की आजादी के लिए। वीर सावरकर, जो हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करते करते वो उनकी शहादत हो गई। आरिफ मोहम्मद खान, एक पहले व्यक्ति, इनको आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, मेरी एक छोटी सी मुलाकात उनसे हुई थी। आरिफ मोहम्मद खान पहले व्यक्ति मुसलमान थे जिन्होंने शाहबानो, जो 3 तलाक के लिए 1984 से लड़ रही थी सर्वोच्च न्यायपालिका में, और गांधी परिवार ऐसे ही बुत की तरह बैठा हुआ था, उन्होंने शाहबानों के आंसू पोंछे थे। और जितने भी इस्लामिक इडियोटिक और नॉनसेंस रिचुअल जो मुसलमान लड़कियों के अधिकार को और हक को बांधते थे, काटते थे, और मुसलमान औरतों को और महिलाओं को कुचलते थे, वो सारे रिचुअल के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। तो 82.7% सनातनी जो इस देश के नागरिक हैं, उनके ये रोल मॉडल थे। तो इस वजह से जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कम्युनल राइट जो मचाया करते थे, उनके भी जुबान में ताला लग जाता था कि अरे भाई हिंदू कह रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, वाह 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 वाह, अशफाक उल्लाह खान, वाह 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 वाह, ये तो हिंदू कह रहे हैं। तो वो लोग वहीं पर थम जाते थे। समझ में आई बात? अब मैं आती हूं आपके, ठीक है। पाकिस्तान में जिन्ना और मुस्लिम लीग, इसके अलावा पाकिस्तान को कोई भाषा नजर ही नहीं आती थी। पाकिस्तान को जिन्ना ने जो समझाया, पाकिस्तान को मुस्लिम लीग ने जो बुझाया,
बस उसी पर चल पड़े आंखें मूंद करके। आगे क्या है, पीछे क्या है, और शरिया लॉ के अलावा आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया। पाकिस्तान ये भी समझने की कोशिश नहीं किया कि कुरान पाक में 72 वर्जिन हूरों का जिक्र ही नहीं है। पाकिस्तान ने कभी इस्लामिक देश नाम तो रख लिया, लेकिन कभी इस्लाम को ना पढ़ने की कोशिश की, ना समझने की कोशिश की। आज मैं आपसे अगर अरबी में बात करूंगी तो आप मुझे जवाब नहीं दे पाइएगा। और मैं सनातन धर्म के, अभी आपने पूछा कि आप मंदिर जाती हैं, लेकिन मुझे अरबी आती है, और हर एक सूरा, हर एक पारा, हर एक आयत मुझे मुंह जुबानी याद है, और वो भी ट्रांसलेशन में पांच पांच लैंग्वेजेस में कर सकती हूँ। अब आती है बात कि ऐसा क्या हो गया कि 1957 में लाहौर में जब राइट हुआ, क्यों हुआ? हमारे यहाँ तो समझ में आता है कि मुसलमान हैं, हिंदू हाँ। हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, पर आपके यहाँ क्यों हुआ लाहौर में राइट? क्या इस बात से पूरा पाकिस्तान मुझे गालियां देगा? क्या क्या पाकिस्तान के मुसलमान मुझे कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। आपके यहाँ राइट हुआ मुसलमान मुसलमान में, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा गया कब्रिस्तान में, ये हुआ आपके यहाँ। आप जो कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, अभी आपने छोटा नमूना दिखाया। आपने अफगानियों को धक्के मार करके कुत्तों की तरह बाहर भगाया, और उसके धन दौलत को भी आपने आपने नोच लिया। अब आप मुझे बताएं कि तब वैसे मौके पर जब जिन्ना मर चुका था और लाहौर में कम्युनल तो नहीं कहेंगे, मुसलमान मुसलमान एक दूसरे को मार रहा था, काट रहा था, और पाकिस्तान के लीडरान नाकामयाब थे, फेल थे कंप्लीटली लाहौर को संभालने के लिए, तब जा करके पाकिस्तानी आर्मी को वहां उतारा गया, और पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे लाहौर से लेकर के पूरे पाकिस्तान को शांत किया, और फिर कुछ समय और मांगा। तब दुनिया ये सोचने लगी, यहां तक कि अमेरिका भी ये सोचने लगा कि आर्मी कहीं फोर्स तो नहीं कैप्चर करना चाहता है पाकिस्तान का, जो वो यहाँ पर और भी दिन मांग रहा है। पर उस वक्त तक भी आपके पाकिस्तान की सरकार और आपके लीडरान और आपके सियासतदान इस कैपेसिटी में नहीं थे कि वो आर्मी से ये कह सकते थे कि अब तुम हटो, तुम्हारा काम खत्म, अब हम संभाल लेंगे। जब नाजिया जी, पाकिस्तान मैं की कहता हूँ, आर्मी ने, मैं आज आज मैं क्लैपिंग करना चाहता हूँ इस बात पे कि जो आपने बात की है, यकीन मानिए, मैं ये गहराई पाकिस्तान के लोग नहीं जानते। कहीं ना कहीं मैं हर वीडियो में, मतलब जब भी ये बात होती है, मैं कहता हूँ यार हमारे पॉलिटिशियन क्या साथ, मतलब ये कहा जाता है जी वो अदारे का कसूर है, वो उनका कसूर है। मैं कहता हूँ हमारे पॉलिटिशियन इस लायक नहीं, इस वजह से लोगों की दूसरे इदारों की इन्वॉल्वमेंट हुई। आज आपने ये जो बात की है, मेरे दिल की बात की है, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, दो नादिया इलाही खान साहब के साहिबा के जो दो सवाल हैं। एक तो ये कि इंडिया में चलो समझ आता है, फॉर एग्जांपल अगर वहां पे फसादात हो रहे हैं तो फिर वहां पे तो हिंदू भी हैं, वहां पे तो बड़ी तादाद में मुस्लिम भी हैं, वहां पे तो सिख भी हैं, समझ आता है। पाकिस्तान में हम एक पहले ही अलहदा हुए इस्लाम के नाम पे, यहाँ पे किस चीज की लड़ाई, यहाँ पे किस चीज के प्रोटेस्ट, बलोचिस्तान सिंध पंजाब आपस में क्यों लड़ रहे हैं, सब मुसलमान हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान से क्यों लड़ रहा है, ये किसी को अगर किसी के पास जवाब हो जरूर दीजिएगा। और दूसरे नंबर पे बड़ी बात ये की कि वहां पे आर्मी वो भी वैसी थी, ये भी वैसी थी, उनके पॉलिटिशियन शायद बेहतर थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा, हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन बेहतर नहीं। बड़ी गहरी बात की है, शायद ये जो लोग देखें उन्हें बहुत सी चीजों का जवाब मिलेगा जो हम हमेशा एक ही साइड पे ब्लेम करते हैं। मैं जबरदस्त मैम, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। अब बात आती है कि जब वो 4.5 महीना एक्स्ट्रा सब कुछ शांत करने के बाद भी पाकिस्तान आर्मी 4.5 महीना एक्स्ट्रा लाहौर में रही, तो पूरे देश निगाह रखे हुए थे, यहाँ तक कि अमेरिका सबसे ज्यादा रखा हुआ था पाकिस्तान पे, कि आखिर पाकिस्तान की आर्मी चाह क्या रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने अवैध निर्माण तोड़वाए लाहौर से, पाकिस्तान की आर्मी ने सड़कों को साफ किया और बेहतर बनाया, पाकिस्तान की आर्मी ने पुराने किलों को और पुराने घरों को पेंट किया और उसको रिपेयर किया, पाकिस्तान की आर्मी ने रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन वहां पर मुकर्रर करवाया, पाकिस्तान की आर्मी ने कानून मानने पर पाकिस्तान की आवाम को और लाहौर की आवाम को मजबूर किया, कभी डंडे से और कभी ठंडे से, दोनों बिल्कुल। तरीके से। उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज साबित हो गई, और उसके बाद भी कई आप लोगों के यहाँ तेरा मेरा रिश्ता, गला कतरने का रिश्ता, ला इलाहा, वो आपके यहाँ चलता रहा। उसके बाद तब जाकर के यूएन से लेकर के अमेरिका तक को ये एहसास हो गया, और आपके खुद के पाकिस्तान के लीडरों को भी ये एहसास हो गया कि ये कभी भी पाकिस्तान को संभाल नहीं सकते हैं, और आर्मी का इंटरफेयर ही पाकिस्तान को बचा सकता है। और आज आलम ये हो गया
कि पाकिस्तान की आर्मी तय करती है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये आपका आलम है। ये और हमारे यहाँ जनता तय करती है कि कौन बनेगा मेरा प्रधानमंत्री। ये जनता का अधिकार है अच्छा कि ये अपना नेता कौन चुनेगा, आर्मी का अधिकार नहीं है। अब आती है बात कि भारत की पॉलिटिकल पार्टी निहायत ही इवॉल्व और ड्यूरेबल रही है हमेशा से, हमेशा से। और लिटरेट लोगों का और इंटेलिजेंट लोगों का, क्रिएटिव लोगों का हमेशा से आदान और प्रदान भारत के पॉलिटिक्स में रहा है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि नेहरू की गलतियों की वजह से आज भारत इतना पीछे भी रहा। अगर नेहरू ने इतनी गलतियां नहीं की होती तो शायद भारत बहुत पहले ही बहुत आगे निकल चुका होता। लेकिन ये जो गांधी परिवार थे, ये गांधी परिवार ने भारत को निचोड़ दिया, भारत को मचोड़ दिया था। पर 9 साल में देखिए, 9 साल में भारत में देखिए एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ, एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, एक भी झूठ झमेला नहीं हुआ, एक भी बम नहीं फटा, एक ने भी कहीं ना, पर जा करके भारत के टुकड़े करने की कोशिश नहीं की। नादिया जी, मेरी खबर के मुताबिक आप इसे मतलब इसका वो कर सकती हैं कि नागालैंड या इस तरीके से कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अभी इश्यूज चल रहे हैं, मतलब जो हमें खबर मिलती है ऐसा मैं सुनने को मैं मिलता मैं है। जान रही थी शोएब कि आप इस बात को जरूर उठाएंगे। जी हाँ, तो देखें, मेरा मेरा कर्नाटका ये में, काम है कि जहाँ पे कर्नाटक जी मैं कंप्लीट कर दूं। कर्नाटका साउथ एरिया जी जहां पर जी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के कतर से एक मुल्ला साहब ने, एक बहरूपिया ने वहां के लोगों को उकसाने की कोशिश की थी। पर टिफिन बॉक्स में एक छोटा सा सुतली बम फटा था, पर एनआईए की टीम पहुंच गई थी और उसके बाद वहीं पर वो बम फुस हो गया, कुछ भी नहीं कर पाए। और जो लोग इंजोर्ड हुए थे आज वो स्वस्थ अपने घर में हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने खुद मात्र 3 घंटे में विजिट किया, जो भारत के गृह मंत्री हैं, मात्र 3 घंटे में विजिट किया और एनआईए की दो दो टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। अब बात उठती है शोएब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जी जी बात उठती है कि मोदी जी की सरकार में मुसलमानों को बड़ा टारगेट किया जाता है, टारगेट किया जाता है। अब मैं कहती हूँ हाँ भाई, टारगेट तो किया जाता है, मैं भी भारत की बेटी हूं। और मोदी जी की सरकार में बड़ा टारगेट किया जाता है। कैसे टारगेट किया जाता है? मोदी जी की सरकार ने हमेशा राष्ट्रवाद, मुसलमानों को सर्वप्रिय, सर्वप्रथम और इज्जत दी है। इसलिए मैं नादिया कहना जी, चाहती हूँ उन्हें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें देखें कंट्रोवर्शियल सी चीजें आती हैं, और खास तौर पे जो नादिया जी ने बात की है कि भाई मुझे ये बताएं, हिंदू मुस्लिम एक साइड पे, पाकिस्तान में जो अहमदिया हैं या दूसरे लोग हैं, क्या उन्हें उन्हीं की डिबेट के अंदर, मतलब जो उनके टॉपिक या उनके इशू के ऊपर डिस्कशन की जा रही है, क्या उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरे नंबर पे, काश ऐसा होता कि हमें उन हीरोज के बारे में बताया जाता जो 1947 से पहले, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुस्लिम थे, जिनका भी नादिया जी ने नाम लिया, जिन्होंने बहुत अपनी कुर्बानियां दी इंसानियत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और हिंदुस्तान जब मैं कह रहा हूं उसमें क्लियर करता चलूं, उसमें पाकिस्तान भी था, यानी हम लोग भी थे, हमारे लिए भी कुर्बानियां दी। काश के हमें बताया जाता, हमें उन सब लोगों का नहीं बताया गया। शायद इसी वजह से हमारे यहाँ पे रिलीजियस जो उस तरीके से, मतलब मजहब को लेके एक दूसरे में बर्दाश्त मौजूद नहीं है। मैं चाहूंगा कि अभी भी शायद शायद मेरे ख्याल से कुछ नहीं बिगड़ा अगर आज भी हम अपनी हिस्ट्री को जान जाएं, आज भी हम अपनी रियलिटी को जान जाएं, आज भी सच को मान जाएं, तो बहुत से ऐसे मसले हैं जो कि हमारे से दूर रहेंगे। ये थी आज की वीडियो। नादिया जी की बातें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।